डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब आज के पीरियड में हम देखेंगे इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर की आत्मा है, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आपकी स्टेट बोर्ड की हो या सीबीएसई की हो या चाहे आपकी जेई की हो, नीट की हो। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे पूछा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम डेंसिटी मतलब क्या। तो डेंसिटी के ऊपर या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या डायरेक्टली जो भी फॉर्मूला में वैल्यूज आती है उस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग टेबल अलाउड नहीं होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन विदाउट लॉग टेबल करना पड़ेगा। अब ये सोचेंगे कि विदाउट लॉग टेबल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन इतने आसान होंगे कि आप आसानी से उसको विदाउट कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं, तो विदाउट लॉग टेबल आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेशन होंगे, मतलब वैल्यूज सिंपल से होंगी, वैल्यूज इस तरह की दी जाएगी कि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सके विदाउट लॉग टेबल, विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें कैलकुलेशन बिना लॉग टेबल के, हमें कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के करना होता है या करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कई स्टूडेंट्स की आदत ये होती है कि फॉर्मूलाज ज्ञात होता है, फॉर्मूला समझ लेते हैं, वैल्यू पता होती है या डाटा निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उससे क्या करेंगे, डाटा रख देंगे फॉर्मूला में, जो भी डाटा है, जो भी वैल्यूज है, वो वैल्यूज को रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। तो होता क्या है, इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको आदत नहीं है कि विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम डेंसिटी क्या है, व्हाट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी में हम एक दो न्यूमेरिकल लेंगे, और अगर वीडियो लंबा चलता है तो हम उसको काट के दूसरे पार्ट में हम न्यूमेरिकल लेंगे। डेंसिटी के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टली यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला बताता हूं, और वो फॉर्मूला किस तरह से आया, मतलब उसमें कौन सी कंसेप्ट्स है, हर एक फैक्टर क्या है, इसके ऊपर हम आराम से डिस्कस करते जाएंगे। तो आखिरी तक आपको क्या है, हमारे साथ रहना है, बीच में लेक्चर को, वीडियो को नहीं छोड़ना है। तो डेंसिटी रो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है डायरेक्टली Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू NA। सबसे पहले ये फैक्टर्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हर एक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये Z क्या होता है, किस यूनिट सेल के लिए Z कितना होता है ये डिस्कस करेंगे, M क्या है ये डिस्कस करेंगे, ये क्यूब किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये सोचेंगे। यानी ये तो पता है सबको, यानी मतलब एवोगैड्रोस नंबर है। तो एक एक फैक्टर का डिस्कशन करेंगे, एक एक फैक्टर को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। तो ये हो जाएगा पूरा अबाउट द डेंसिटी। तो जब कंसेप्ट समझ पाएंगे अब डेंसिटी क्या है, फॉर्मूला तो आप याद कर लेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू, मतलब ये रो है तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन, ये बस हो गया। आपके सीबीएसई बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। कई सारे स्टेट में ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दिया है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब कौन से फैक्टर का रिलेशन इसमें क्या है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इस पीरियड में। तो ये रो क्या है, ये है डेंसिटी है रो। Z क्या है, Z मतलब नंबर ऑफ एटॉम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या, सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होगा या आयन से बना होगा या एटम से बना होगा, डिपेंड्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट
सेल, हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जो भी आपको यूनिट सेल दिया हुआ है वहां पे या तो यूनिट सेल देंगे, जेड हमें निकालना है यूनिट सेल के आधार पर। तो हमें पता है अगर सिंपल यूनिट सेल है ना, सिंपल यूनिट सेल थोड़ा सा मेमोराइज कर दो इसको, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने थे पर सिंपल यूनिट सेल। तो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इस पार्ट में देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल देखा था हमने क्या देखा था, यूनिट सेल का टाइप क्या होता है, यूनिट सेल का टाइप किस आधार पे क्लासिफाई किया था हमने। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द पोजीशन। मतलब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में किस जगह स्थित है, किस जगह पे ऑक्यूपाई है, उसके आधार पर हमने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया था। अब सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज कर दो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे है। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे है, वो है कॉर्नर पे। कितने हैं, 8 है। अब हर एक कॉर्नर का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कॉर्नर का कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8 करना पड़ेगा हमें, 8 इंटू 1/8। 8 कॉर्नर्स के हैं लेकिन ये कॉर्नर का पॉइंट 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हमने 1/8 किया। तो 8 इंटू 1/8 तो ये आया कितना, 8 इंटू 1/8 आया इतना, 1 आया। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए z कितना होगा, ध्यान में रखना है आपको, सिंपल यूनिट सेल के लिए z होगा 1। कितना होगा z सिंपल यूनिट सेल के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए z होगा 1। अब जाएंगे आगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब नंबर पॉइंट्स, दैट इज द लैटिस पॉइंट्स, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेसेस। कहां पे होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, कॉर्नर्स पे तो होते ही है, उसके साथ साथ फेस के सेंटर में भी होते हैं, मतलब फेसेस पे होते हैं। अब कॉर्नर्स के 8 बने तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। तो 8 इंटू 1/8 किया हमने, और जो फेस सेंटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो वो हुआ 6 फेसेस है यूनिट सेल के, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये आया कितना 1 + 3। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन है बहुत बार सीख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको वो समझना है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में है 4। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब z = 4, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में z = कितना 4। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में z = कितना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। अब सेंटर ऑफ बॉडी एक ही होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही होगा, वो एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो 1 हुआ। और 8 इंटू कॉर्नर के, तो 8 इंटू 1/8 वो हुआ 1, और बॉडी के सेंटर का हुआ 1। तो 1 + 1 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए z = आएगा 2। और एक यूनिट सेल है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में भी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या, पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज 2 अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो वो कितने हुए, 2 अपोजिट फेसेस वाले 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि एक फेस का कंट्रीब्यूट करता है 2 यूनिट सेल को। तो ये कितना आया
1 प्लस 1 ये भी आया 2। तो हमें ध्यान होना चाहिए सिंपल यूनिट सेल के लिए z इज इक्वल टू 1, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए z इज इक्वल टू 4, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए z इज इक्वल टू 2, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए z इज इक्वल टू 2। तो दिस इज अबाउट द z। तो z क्या है? z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमें कैलकुलेट करके वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें तुरंत आना चाहिए। सिंपल 1, बॉडी सेंटर 2, फेस सेंटर 4, एंड सेंटर 2। तो हमें तुरंत आना चाहिए कि z क्या होता है डिफरेंट यूनिट सेल के लिए। तो अब बोलो आप, सिंपल के लिए z कितना होगा? 1 होगा, बॉडी सेंटर के लिए 2, एंड सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4 होगा। तो दिस इज अबाउट द z। z मतलब क्या? रो मतलब डेंसिटी, z मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो हर एक यूनिट सेल के लिए z ये है 1 4 2 2। ठीक है, अब ये क्यूब क्या है? ये क्यूब क्या है? ये क्यूब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम है ये क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो लेंथ ये है यूनिट सेल की, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हुआ? तो ये क्यूब हुआ। ये क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ये क्यूब। अब n ये क्या है? n ये है अवोगाड्रोज नंबर। 11 से पढ़ते आ रहे हम या 9 से भी पढ़ के आ रहे। तो अवोगाड्रोज नंबर मतलब क्या? अवोगाड्रोज नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इतना नंबर मतलब अवोगाड्रोज नंबर, इसको एक मोल भी कहेंगे। तो ये नंबर मतलब क्या? ये नंबर क्या दर्शाता है? ये नंबर मतलब जैसे उसका एटॉमिक मास लिया, समझो सोडियम लिया 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम मतलब एटॉमिक मास है सोडियम का 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम हमने लिया, तो उसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हैं? वो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये संख्या मतलब अवोगाड्रोज ने फाउंड किया, इसलिए इसको हम अवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। तो अवोगाड्रोज नंबर कितना है? 6.022, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब थोड़ा सा चेंजेस, मतलब जब कैलकुलेशन करते हैं तब आपको यूनिट चेंज करना है। तो थोड़ा सा रिलेशन क्या है पिकोमीटर में? जैसे पिकोमीटर समझो, ये पिकोमीटर है, ये पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आएगा ये इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। कितना? ये 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है पिकोमीटर को। तो पिकोमीटर इज इक्वल टू ये इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब इसका मीटर करना है हमें, तो ये इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इतना जरूरी है ज्यादा, फिर बाद में नैनोमीटर वगैरह देख लेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तब उसी जगह पे। तो इतना है अबाउट द फॉर्मूला। अब इसको मिटाएंगे, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमें पता है, डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है अगर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल पता है हमें, तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? तो यहां पे हम वीडियो में देखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन। ये फॉर्मूला कहां से आया? मतलब ये फॉर्मूला है डेंसिटी के लिए, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन, ये है ये फॉर्मूला। कैलकुलेट भी करते हैं हम, लेकिन एक एक फैक्टर कहां से लिया हमने, ये हम डिस्कस करेंगे, तब ये पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपके स्टेट के बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए।
या कभी कभी 4 मार्क्स के लिए। तो 3 to 4 मार्क्स आपको फिक्स करना है, और एमसीक्यू के लिए तो आपको पता है 4 मार्क्स होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एक एक फैक्टर को देखना है हमें, तो फैक्टर है मास ऑफ यूनिट सेल, मतलब क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल का जो मास होता है उसको हम मास ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। एक यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल में पता नहीं कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, समझो, तो उसका मास हमें कैलकुलेट करना है। तो उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स है उस यूनिट सेल में उन सब का मास, मतलब यूनिट सेल का मास बराबर। अब इस पेन का मास मतलब क्या, ये इस पेन में जितने भी पुर्जे हैं, इंक है, मतलब ये ढक्कन निकाला, ये पेन का पार्ट है नीचे वाला, तो ये इस पेन में जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी पार्ट्स है, मिला के इंक के वेट को मिला के जितना वेट आएगा उसी को कहेंगे हम इस पेन का मास। अब यूनिट सेल का मास मतलब यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास, मतलब मास ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स ये भी हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास, इसको कहेंगे क्या, हर एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वो आएगा क्या आपका, वो आएगा मास ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे Z रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मतलब क्या, Z रिक्वायर्ड है। सिंपल होगा तो 1 आएगा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2 आएगा, एंड सेंटर्ड होगा तो 2 आएगा, फेस सेंटर्ड होगा तो 4 आएगा, और हर एक एटम का मास उससे मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा क्या, वो आएगा मास ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मतलब क्या, Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने। अब मास ऑफ ईच एटम देखना है हमें, मास ऑफ एटम, एटम का मास कितना है पता नहीं है। अब हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का मास, मतलब एटॉमिक मास 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का मास मतलब एटॉमिक मास। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम। अब सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम मतलब क्या, सोडियम है कितने 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी संख्या है सोडियम एटम की। तो इतने सोडियम एटम्स हमने लिए, कितने लिए 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, एन कैपिटल, ये कैपिटल एज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखते हैं एन के सबस्क्रिप्ट में। तो अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी संख्या है सोडियम के। अब इतनी सोडियम की संख्या के एटम्स हमने लिए, उसका वेट कैलकुलेट किया हमने, तो वो कितना था, वो था 23 ग्राम, उसी को हम कहते हैं सोडियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब अवोगाड्रोस नंबर एटम्स का मास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास, मतलब एटॉमिक मास। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 ग्राम है, तो एक सोडियम एटम का मास कितना होगा, समझो इतने एटम्स का मास 23 ग्राम है। आगे लिखेंगे इतने एटम्स का मास 23 ग्राम है, तो एक एटम का मास ऑफ ईच एटम,
एक एटम का मास सोडियम का कितना होगा, तो ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान में रखना है आपको कि एटम के नीचे एटम, वेट के नीचे वेट, मास के नीचे मास, एटम के नीचे एटम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये 23 क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 23 सोडियम के लिए लिया था हमने। अगर जनरल लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास, जितना भी मास है उसका, उन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जितना भी मास है वो हुआ उसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हम लिखते हैं किस फॉर्म में, Na फॉर्म में, दैट इज द अवोगाड्रोस नंबर। तो ये आया क्या, ये आया Na। तो मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। तो यहां तक हम समझ गए हैं मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उसको मल्टीप्लाई करना है हर एक एटम के मास से। अब एटम्स, हर एक एटम का मास कितना है, तो हर एक एटम का मास कितना है, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इस तरह से भी लिखेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। एम क्या है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम मतलब क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, कुछ मतलब जैसे सोडियम है, जैसे कॉपर है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उतने के एटॉमिक मास, जनरली एटॉमिक मास दिया होता है। तो हमें हर एक एटॉमिक मास को, हर एक एटम के मास का, हर एक एटम का मास हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, ये जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। अब मास ऑफ ईच एटम क्या है, मास ऑफ एटम क्या है, m डिवाइडेड बाय Na है। तो ये क्या आएगा, m डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय, ये हुआ क्या, ये हुआ मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ये क्यूब। तो इसी को हम रीअरेंज करेंगे, z इंटू एम डिवाइडेड बाय ये क्यूब इंटू Na। तो इस तरह से हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू Na। फिर से एक बार, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल मतलब क्या, सिंपल है तो 1, बॉडी सेंटर्ड है तो 2, फेस सेंटर्ड है तो 4 और एंड सेंटर्ड है तो 2। यह मतलब क्या, एटॉमिक मास, उस एटम का मतलब उस एलिमेंट में जितने भी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स की संख्या का मास मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ये क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। और Na मतलब क्या, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज द 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस इज अबाउट द डेंसिटी फार्मूला। अब डेंसिटी का फार्मूला हम समझ गए हैं। डेंसिटी के फार्मूला में जो भी फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर को हमने समझा है। तो हमें अब सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी वैल्यूज है, जो भी डाटा मिलता है हमें, उस डाटा की मदद से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहना है विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एनी लॉग टेबल। डेंसिटी के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है, इन न्यूमेरिकल्स को हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आज के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आप डेंसिटी के बारे में समझो या डेंसिटी के बारे में पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर के जो भी न्यूमेरिकल्स है, मतलब क्या क्या न्यूमेरिकल्स, क्या क्या पूछा जाता है इसमें। तो इसमें पूछा जाता है
डेंसिटी दिया होगा या डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, जेड है, एम है, ए क्यूब है, एन ए है, सब है, एन ए तो पता है आपको, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। अब कभी कभी क्या करेंगे, जेड पूछेंगे बाकी दिया होगा, कभी एम पूछेंगे बाकी दिया होगा, कभी ए क्यूब पूछेंगे या ये भी पूछ सकते हैं एज लेंथ, तो एज लेंथ पूछेंगे या पूरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछेंगे या अवोगाड्रोस नंबर भी पूछ सकते हैं, तो अवोगाड्रोस नंबर तो फिक्स है। तो इस फॉर्मूला पे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको डेंसिटी के बारे में समझना है तो सबसे पहले डेंसिटी को समझो, सीखो और उसके बाद फिर कैलकुलेट करते रहो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहो। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे न्यूमेरिकल। तब तक खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में।